मैं मुकेश सैनी ज्योग्राफी लेक्चरर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने अध्ययन किया था विश्व की जनजातियों के बारे में। आज हम अध्ययन करते हैं मानव अधिवास के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूह को अधिवास कहते हैं। मानव अधिवास को मानव बस्ती भी कहा जाता है। मानव अधिवास साधारणतः स्थायी रूप से बसे होते हैं, किंतु कुछ अधिवास अस्थायी भी होते हैं। यानी कि अधिवासों को यदि अपन देखते हैं तो एक होता है आपका अस्थायी और एक होता है स्थायी। अधिवासों का उपयोग मानव निवास करने के लिए होता है। यानी कि मानव इन अधिवासों का उपयोग मुख्य रूप से अपने निवास करने के लिए करता है। मानव के अपने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए भी, अधिग्रहण पूरा करने के लिए भी अधिवासों का उपयोग करता है। अब हम देखते हैं कि अधिवास होते क्या हैं। इसके बारे में प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास ने एक परिभाषा दी है, और क्या है कि मानव द्वारा स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना है। प्यारे बच्चों, क्या है मानव अधिवास? कि मानव द्वारा निर्मित स्वयं के आवास एवं अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित की गई संरचना है, और एक ऐसी संरचना जो कि दूर से ही दृष्टिगोचर होती है। मानव अधिवासों को मूल्य अधिवासियों की उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थायी अधिवास। जैसा कि अभी मैं आपसे कह रहा था कि इस प्रकार के अधिवास जो मनुष्य के द्वारा उसकी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के तहत अस्थायी रूप से या कुछ समय के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, प्राचीन काल में मानव द्वारा कुछ अधिवास जैसे शिकार, मौसम की अनुकूलता, पशुचारण एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए निर्मित किए जाते थे। आधुनिक युग में भी जैसे नागा जैसी जनजातियों के द्वारा स्थानांतरण कृषि के लिए स्थायी अधिवासों का अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। मध्य एशिया के स्टेपी मैदान में किर्गिज जनजाति द्वारा पशुओं को चराने के लिए चारे की उपलब्धता तक तंबू द्वारा स्थायी अधिवास निर्मित किए गए जाते हैं। इसी प्रकार अरब व सहारा के बद्दू रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियन, अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में बुशमैन द्वारा बनाए गए आवास अस्थायी अधिवास के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं स्थायी अधिवास। उत्तर पाषाण काल में स्थायी कृषि के साथ ही, यानी कि बच्चों जब से मनुष्य ने एक स्थान विशेष पर स्थायी रूप से कृषि कार्य शुरू किया था, उसी के साथ साथ इनकी उत्पत्ति मानी जाती है किसकी? स्थायी अधिवासों की। मानव के विकास क्रम में जब से मानव समूह में रहने लगा है, यानी कि जब से मानव एक समूह के रूप में रहने लगा है, उसने अपना घुमक्कड़ जीवन छोड़ा है, तभी से वो स्थायी रूप से रहने लगा और स्थायी अधिवासों का विकास हुआ। अब हम बात करते हैं मानव अधिवास के निर्माण के उद्देश्य क्या है, इनका निर्माण क्यों किया गया है। भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए, यानी कि जो मौसम संबंधी सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि मौसमी परिस्थितियों से सुरक्षा के लिए वो अपने अधिवासों का निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट आता है
कि खाद्य और उपयोगी सामग्री का भंडारण करने के लिए। तीसरा पॉइंट, जंगली जानवरों और पशुओं से सुरक्षा के लिए। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक कार्यों के लिए। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं शैक्षिक कार्यों के लिए। पारिवारिक एवं विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए। इस प्रकार से मानव इन अधिवासों का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए करता है। मानव अधिवास उसकी प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं। एक होता है ग्रामीण अधिवास और एक होता है नगरीय अधिवास। यदि आपन से बात पूछता है कि आधारभूत कार्यों के आधार पर बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके दो प्रकार हैं। लेकिन अभी हम जो चर्चा कर रहे थे कि उत्पत्ति के आधार पर अधिवास कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर दो बताए गए हैं, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। लेकिन अगर अपन से बात की जाए आधारभूत कार्य के आधार पर, तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रामीण अधिवासों की। ग्रामीण अधिवास वे अधिवास होते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होती है, जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन और वनों से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण आदि। ग्रामीण अधिवास मुख्यतः भूमि के विद्वान पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के अधिवासों को अपन ग्रामीण अधिवास कहते हैं। ग्रामीण अधिवास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं: गुंचित या सघन अधिवास, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली या एकाकी अधिवास। सबसे पहले हम बात करेंगे सघन अधिवासों की। इन ग्रामीण अधिवासों को पुंजित या संकुलित या संकेंद्रित आदि नामों से जाना जाता है। सघन ग्रामीण अधिवास उपजाऊ मैदानी भागों, समतल तथा पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। यानी कि जो उपजाऊ मैदानी भाग हैं, समतल भाग है, या जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों में। इनकी विशेषता क्या होती है? देखो बच्चों, आवास गृह पास पास होते हैं, संपूर्ण गांव सघन बसा हुआ होता है, आवास पहुँच के लिए इनके साथ सड़कों का निर्माण होता है, आवासों के साथ साथ विद्यालय, सामाजिक एवं धार्मिक स्थल भी होते हैं। भारत में सघन जो ग्रामीण अधिवास हैं मुख्य रूप से गंगा सतलज के मैदान, मालवा के पठार, विंध्यन पठार, नर्मदा घाटी और राजस्थान के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। नाम से ही पता हुआ है, प्रकीर्ण यानी कि बिखरे हुए, छितरे हुए। ऐसे अधिवास छितरे या बिखरे होते हैं, इसलिए आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में होते हैं, और इसके विपरीत ये बात हम करेंगे कि इस प्रकार के जो अधिवास है छितरे और बिखरे होते हैं, इन आवास में एक दूसरे से दूर और कृषि क्षेत्र को छोड़कर बनाए। इन आवासों में एक दूसरे से दूर होते हैं, यानी कि आवास जो गृह होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। व्यक्ति एकाकी रूप में रहते हैं, एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है, जबकि सघन अधिवासों में सहयोग होता है, आदि होते हैं। इस प्रकार के अधिवास उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के प्रेरी प्रदेश, एशिया के स्टेपीज प्रदेश, गंगा के मैदान, कादर क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं। अगला जो पॉइंट आता है बच्चों, मिश्रित अधिवास। इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, लगभग मिले जुले रूप हैं। ये सघन और प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है, जो सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारण के स्थान पर पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं। जैसे सांगोद जो है कोटा जिले का सांगोद तहसील का एक खुर्द गांव है, वो इस प्रकार का अधिवास है। और अंतिम पॉइंट है पल्लीकृ या अधिवास पूर्वा। इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग होता है, किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, इसलिए इनका नाम एक रहता है। बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं।
इनका वितरण ज़्यादातर है आपके पर्वतीय प्रदेशों की नीतियों और खनन क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास मिलते हैं। पल्लिकरा जो अधिवास हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं नंगला है, पूर्वा है, ढाणी है आदि इन क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, कल हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवासों के नगरीय अधिवासों के बारे में। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण अधिवासों की और अन्य विशेषताएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।